वेलकम बैक टू एस एंड अचीव डियर स्टूडेंट्स। तो ये है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 3। इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं और कुछ नई रिएक्शंस के बारे में। वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। और साथ ही साथ हम जो CBSE का कोर्स है वो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन पर ख़त्म हो जाएगा, बट जो RBSE का कोर्स है उसमें जो 2 टॉपिक्स और है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उन्हें भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो और इस लेसन का जो नोट्स का PDF है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। उस नोट्स के PDF में आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे और कंप्लीट डिटेल नोट्स भी इस लेसन की उसी PDF में आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नेम से ही पता चल रहा है कि इट हैज़ समथिंग टू डू विद ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। जब कोई रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के पहले उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, जो भी रिएक्टेंट है उसके पास, और रिएक्शन के बाद उसके पास ऑक्सीजन आ गया है, मतलब उस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो ऐसी रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सेकेंड इसी का जो है हम पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब ऐसी रिएक्शन हमें नजर आ रही है जहां या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है रिएक्टेंट में या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिएक्टेंट जो है वो हाइड्रोजन लूज करके अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरीके की रिएक्शंस को हम कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट मैंने लिया है, जैसे हमने क्विक लाइम का फॉर्मूला पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड। ये बनता कैसे है? जब हम कैल्शियम में ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, कैल्शियम जो हमारा मेटल है उसमें हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम के पास रिएक्शन के पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद कैल्शियम ऑक्साइड बनी है और ये ऑक्सीजन इस कैल्शियम में ऐड हो गई है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है जो सेकंड इसका था टर्नओवर की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इट मीन्स कि यहाँ पर देखिए CH3OH एक कंपाउंड है मीथेनॉल करके, इसमें हमने देखा कि ये ब्रेक डाउन हुआ तो CH2O बना एंड H2 बना, मतलब रिएक्शन के पहले इसके पास 3+1 4 हाइड्रोजन एटम्स थे, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें से 2 हाइड्रोजन एटम्स रिमूव हो गए और अब इसके पास ओनली एंड ओनली 2 हाइड्रोजन एटम्स बच गए हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है हमारी वो है रिडक्शन रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन की कंप्लीट ओपोजिट होती है। ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का एडिशन, मतलब कि ऑक्सीजन या तो जाएगी या हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में ऐड होगी। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम कह रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो फर्स्ट जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊंगी तो ये क्या होगा कि एक कंपाउंड था H2, तो गैस थी, आयोडीन जो है I2 उसके साथ मैंने रिएक्ट कराया, H2 को I2 आयोडीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें प्रोडक्ट में मिला HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें क्या हुआ? आयोडीन के पास पहले हाइड्रोजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद उसमें हाइड्रोजन ऐड हो गई है, तो इसलिए इस रिएक्शन को मैंने क्या नेम दिया? रिडक्शन रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देख रहे हैं कि जिंक ऑक्साइड ZnO जो है इसको मैंने कार्बन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या हुआ? पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का एटम था, लेकिन रिएक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि जिंक के पास से ऑक्सीजन एटम जो है वो रिमूव हो गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है आपस में एक साथ मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपको ईजी हो जाए अंडरस्टैंड करने में कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं कि कैसे नेचर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पर कॉपर का पाउडर लिया, एक डिश ली है और इस डिश के अंदर मैंने ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर लिया है। अब ये कॉपर पाउडर को मैंने क्या किया?
बर्नर लगा करके और हीट करने को रख दिया है, ठीक है। एयर में हीट कर रहे हैं तो ये बर्नर लगाया और मैंने इस कॉपर पाउडर को हीट करने के लिए रख दिया। अब जैसे कि कुछ देर बाद हम नोटिस करेंगे कि ये कॉपर पाउडर जो है इसका कलर ब्राउन से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो इसके पीछे जब रीज़न देखा गया कि कैसे क्यों ये कॉपर पाउडर जो है वो ब्राउन से ब्लैक हो गया, तो इसका रीज़न ये है कि कॉपर जो है वो हमने रखा था बर्निंग के लिए। बर्निंग के लिए कौन सी गैस जो है इसके साथ रिएक्ट करेगी, O2। तो कॉपर ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो एक कंपाउंड बन गया और उस कंपाउंड का नाम है कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसका कलर होता है ब्लैक। तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ होने की वजह से ब्राउन कॉपर पाउडर जो था इसका कलर चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक में। तो ये रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अ कंपाउंड X was heated in air and it turned into a compound Y which is of black color। तो name the compound X and Y। तो हमें याद रखना है ये NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं कि जो कंपाउंड ब्राउन कलर का था उसको हीट करने पर ब्लैक कलर हो गया है। इसका क्या मतलब है कि ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर था, उसको हीट किया हमने ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर बन गई कॉपर के ऊपर, और यहाँ पर हमें जो Y कंपाउंड मिला वो कौन सा मिला, कॉपर का ऑक्साइड मिला। अब अगर हमें इस कॉपर ऑक्साइड की ब्लैक लेयर को फिर से तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ हम जब इस कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहे हैं तो जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने पढ़ाया था कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो जब रिएक्टिविटी सीरीज़ में यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर के ऊपर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर का जो ये कंपाउंड है कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा और यहाँ पर H2O बना लेगा और कॉपर जो है वो हमें फिर से ब्राउन कलर का अलग मिल जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिएक्शन के पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन थी और रिएक्शन के बाद कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और सेम यहाँ पर इसी वक्त में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जो था H2 इसके पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गई है, मतलब कि हाइड्रोजन H2 जो है इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। मतलब इस सेम रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के कॉपर भी बन रही है और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज होके H2O भी बन रहा है। मतलब दोनों काम जो है वो एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ हो जाते हैं, ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। सो ये है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस जो है वो एक साथ हो रहे हैं, टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली मीन्स एट द सेम टाइम। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल अभी हमने देखा कॉपर ऑक्साइड और H2 का रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल जो है रेडॉक्स रिएक्शन का वो अगर मैं लिखूंगी तो जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ZnO जो है जिंक ऑक्साइड, उसमें जब हमने कार्बन को रिएक्ट कराया तो इस रिएक्शन में भी क्या होगा, कार्बन जो है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जो है क्या बना लेगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और जिंक जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी इसके अंदर हमने क्या देखा कि जिंक ऑक्साइड जो है, इस जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था और रिएक्शन के बाद इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया। तो मतलब क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन। और कार्बन के पास हम देख रहे हैं कि रिएक्शन से पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी और रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन ऐड हुई है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, इसलिए कार्बन जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया है। तो इस रिएक्शन को भी हम किसका एग्जाम्पल कहेंगे, एक रेडॉक्स रिएक्शन का। अब जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर दो नए टर्म्स आते हैं, उन टर्म्स को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट्स क्या होता है, जो कोई काम करवाएंगे,
कोई भी काम करवाने वाले सब्सटेंस को क्या कहेंगे, हम एजेंट कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ तो क्या होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन का काम करवा रहा है, काम करवा रहा है मतलब खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। जो एजेंट रिड्यूस होगा वो हमारा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कंपाउंड रिड्यूस होगा वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा कंपाउंड है, जिंक ऑक्साइड। तो ये हमारा कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन हो रहा है ऑक्सीडाइज यहाँ पर, कार्बन। तो ऑक्सीडाइज होने वाला कंपाउंड एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन दे करके पूछेंगे कि कौन सा एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग, तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। अब हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडाइज कार्बन हो रहा है, रिड्यूस ये हो रहा है, तो मतलब जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो वो एजेंट कौन सा होगा, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कौन है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट, हमारा कार्बन है। एक और एग्जाम्पल से मैं इसको बताती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी न किसी फॉर्म में भी, MCQ या फिलअप या फिर कोई क्वेश्चन के फॉर्म में ये एजेंट्स और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये सब पूछ लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल से मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। अरे फिर से हमारे इस एग्जाम्पल की तरफ, यहाँ पर अभी हमने देखा था कि कॉपर में से ऑक्सीजन जो है वो निकल गई है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और सेम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हमें चीज़ें पूछेंगे कि भाई कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा कंपाउंड जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो एक तो बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा या जो भी कंपाउंड रिड्यूस होगा, वो कंपाउंड हमेशा इस एरो की किस साइड होगा, लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट साइड होती है वही साइड से कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होता है। प्रोडक्ट साइड में तो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के बाद हमें हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो मिलेंगे राइट हैंड साइड पे। तो जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है वो हमें पता कहाँ से लगाने हैं, हमेशा एरो की लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब रिएक्टेंट साइड से। तो यहाँ पर मुझे अगर क्वेश्चन दिया है कि बताओ कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब किस में ऑक्सीजन आकर के मिल रही है, तो कौन सा कंपाउंड है, H2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सेकेंड अगर मुझे पूछेंगे कि रिड्यूस कौन हो रहा है ये बताओ, तो रिड्यूस में मतलब जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो कौन सा कंपाउंड है जिसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, वो कंपाउंड है हमारा कॉपर का ऑक्साइड। मतलब कि ये जो कंप्लीट CuO है, ये CuO जो है इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ऐसे ही हमें ये मेन पॉइंट तो याद रखना है कि जो भी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो भी कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है वो हमें पता कहाँ से लगाना है, हमेशा रिएक्टेंट साइड से। अब जो हमारे एजेंट्स की बात मैंने बोली थी कि कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सिंपल सी बात मैंने बोली थी कि जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा एजेंट होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कि ऑक्सीडाइज कौन सा कंपाउंड हुआ, H2, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी यहाँ पर कौन सा होगा, H2। और सेम अगर मुझे बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, तो मैंने बताया था कि जो कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है वो असल में कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन होगा, कॉपर का ऑक्साइड। तो ये पूरा जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ हमारा लेसन 1 जो है CBSE स्टूडेंट्स के लिए ख़त्म हो गया है। RBSE में इसके आगे 2 टॉपिक्स और है जो कि है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, उसको भी मैं इसी वीडियो में ले रही हूँ। लेकिन CBSE स्टूडेंट्स के लिए इस साल से बोर्ड ने ये दोनों टॉपिक्स जो है कोरोजन और रेंसिडिटी वो रिमूव कर दिए हैं। तो आपके लिए यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन के साथ ये वाला लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अभी मैं आगे जो रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चंस दूंगी आपको उन्हें सॉल्व करना है
और उसके आंसर्स जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने हैं। जितने भी क्वेश्चन इस लेसन से फॉर्म होंगे मैं कोशिश करूँगी सभी के सभी क्वेश्चन साथ के साथ लेसन जब हम पढ़ रहे हैं तभी के तभी क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं, ताकि पढ़ते वक्त ही आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और आपको एग्ज़ाम टाइम पर बहुत ज़्यादा मदद मिले। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आयरन जो है, आयरन के आर्टिकल्स अगर हम ख़रीद रहे हैं और नए नए आर्टिकल्स है तो वो एकदम शाइनी होते हैं, लेकिन अगर उन आयरन आर्टिकल्स को कुछ वक्त के लिए हम खुले में छोड़ दें और उस पर बारिश भी आ रही है, ऑक्सीजन भी है हवा में, जैसे ही मैंने उसे खुला छोड़ दिया है तो कुछ वक्त बाद मुझे नज़र आएगा कि उसके ऊपर एक जो है ब्रेड ब्राउन कलर का एक पाउडर जो है वो उस आयरन के आर्टिकल के ऊपर कवर हो जाता है। तो ये हम सब ने नोटिस किया होगा और इसे अमूमन लोग जानते भी होंगे कि वी कॉल दिस फिनोमेना इज रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन के ऊपर रस्ट जम गया है, आयरन की रस्टिंग हो गई है। बट सिर्फ आयरन ही नहीं है जो अगर एक्सपोज किया जाए तो उसका कलर चेंज होगा, और भी जो मेटल्स हैं वो इस तरीके से अपने ऊपर एक दूसरे कलर की लेयर जो है वो लगा देते हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसकी वजह से मेटल्स के ऊपर अलग कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, इस फिनोमेना को कहा जाता है कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है, एक फिनोमेना जिसे हम कह रहे हैं कोरोजन। तो जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि व्हेन अ मेटल, कोई भी मेटल जो है वो अटैक होगा किस किस सब्सटेंसेस से, या तो एयर से, हवा से, या मॉइस्चर से, हवा में जो नमी है उससे, एसिड से, किसी भी चीज़ से लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको एक्सपोजर में रख दिया है तो उसके ऊपर एक कलर की लेयर आ जाएगी, अलग लेयर जो है वो एक अलग ही कलर की लेयर जमा हो जाएगी। मतलब वो जो मेटल है वो क्या हो गया है, कोरोड हो गया है। और इसी कोरोजन के फिनोमेना को ही हम जो है यहाँ पर आगे स्टडी करने वाले हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि बहुत कॉमन है, जो हम सब नोटिस करते हैं कि आयरन का आर्टिकल है उसका कोरोजन हो गया, और इसका एक नया इसका जो नेम है वो हमें पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, जो कि कोरोजन का एग्जाम्पल है। तो आयरन में जब भी कोरोजन होगा तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जो है वो ऊपर की लेयर बना देगा, और वो पाउडर को हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। मतलब आयरन जो है इसने किसके साथ रिएक्ट करा, जो ऑक्सीजन थी एयर में प्रेजेंट, इस आयरन ने उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और क्या बना लिया, एक रस्ट का लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, और इसी को हम कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। याद रखना है रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है, रस्ट जो है आयरन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो आयरन का ऑक्साइड बनेगा, मीन्स Fe2O3। और इसके साथ क्योंकि हवा में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है तो कुछ मॉलिक्यूल जो है एक्स मॉलिक्यूल वो वाटर के भी इस रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो फॉर्मूला फॉर रस्ट पूछा जाए तो ये क्या है, Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड डॉट XH2, ये हमें ध्यान रखना है। सेकेंड जो आर्टिकल जो मेटल हम पढ़ रहे हैं जिसपे करोजन होता है, तो हमने नोटिस किया होगा कि सिल्वर की ज्वेलरी जो होती है उसको अगर कुछ वक्त के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उस पर ब्लैक कलर जो है वो हमें नज़र आने लगता है। मतलब सिल्वर भी जो है वो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है। और सिल्वर जो है ज़रूरी नहीं कि कोरोजन में ऑक्सीजन ही ऐड करे, एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, तो अलग अलग गैसेस जो है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बनाएगी। जैसे कि यहाँ सिल्वर में अगर ब्लैक कलर बन रहा है तो वो किसकी वजह से बनेगा, सिल्वर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करता है, और इस वजह से जो है सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग आती है ब्लैक कलर की, वो कोटिंग जो होती है वो हमारी होती है सिल्वर सल्फाइड की, Ag2S की। तो इस सल्फाइड की लेयर बनने की वजह से सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर हमें नज़र आती है। थर्ड जो मेटल है हमारा वो है कॉपर। कॉपर को जब हम ऐसे ही एक्सपोज्ड रख देंगे एयर के अंदर लंबे समय तक तो उसका जब कोरोजन होगा तो हमें उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर नज़र आएगी। जो भी कॉपर का आर्टिकल है उसके ऊपर कौन सी कलर की लेयर नज़र आ रही है, हमें ग्रीन कलर की। और ये क्यों बन रही है, क्योंकि कॉपर जो है वो एटमॉस्फेयर में जो गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर का कार्बोनेट CuCO3, और यही कॉपर का कार्बोनेट की जो लेयर है वो इसके ऊपर लग जाती है, और इसीलिए कॉपर के आर्टिकल्स जो है वो कुछ समय बाद ग्रीन कलर की लेयर हमें नज़र आती है। ठीक है, तो ये जो था एग्जाम्पल वो था हमारा कोरोजन का।
हमें देखना है कि ये कोरोजन हो रहा है, तो हम इस आर्टिकल्स को कोरोड होने से बचाने के लिए कुछ तो जो फार्मूला है वो हमने निकाला होगा कि भाई कैसे इन्हें बचाया जा सके। तो जैसे हम सब आयरन से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है कि भाई आयरन के गेट्स बनाते हैं, तो वो आयरन के गेट्स के ऊपर या तो कलर कर दिया जाता है, पेंटिंग कर देते हैं या ग्रीजिंग कर देते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि उसको पेंटिंग या ग्रीजिंग करने की वजह से जो भी आयरन का आर्टिकल है उसका सरफेस डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ जो है डायरेक्ट एक्सपोजर उसको नहीं मिलता, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और वो लेयर जो है वो लेयर क्या करती है, ऑक्सीजन को इस पर अटैक करने से बचाती है। तो इसलिए जो है वो आयरन का आर्टिकल कोरोड होने से बच सकता है। तो अगर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या क्या होंगे, कि कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, तो फर्स्ट जो हमारा है वो यही है कि या तो हम किसी भी आर्टिकल को क्या कर दें, ऑयलिंग कर दें, या फिर उस आर्टिकल को क्या कर दें, ग्रीजिंग कर दें बाय अप्लाइंग ऑयल, या फिर सेकेंड जो है ग्रीज लगा दें। चिकना जो सब्सटेंस होता है स्लिपरी सा, वो भी क्या करेगा, इसको किसी भी मेटल को कोरोड होने से बचाएगा। थर्ड जो है हमारा वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेथड है, और वो मेथड जो है वो है हमारा गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है ये गैल्वेनाइजेशन, अच्छे से समझना है। जब भी हम क्या करेंगे, आयरन के आर्टिकल के ऊपर किसकी लेयर चढ़ा देंगे, जिंक की। किस मेटल की, याद रखना है, जिंक की लेयर जब हम आयरन के आर्टिकल के ऊपर लगा रहे हैं, ये हमारा कोई भी आयरन का आर्टिकल है, बीट गेट या आयरन का जो भी हमने आर्टिकल लिया है, उसके ऊपर हम किस मेटल की लेयर चढ़ा रहे हैं, कंप्लीट जो मेटल है वो हमारा कौन सा है, जिंक है। तो इस जिंक की लेयर चढ़ाने की वजह से क्या होगा कि आयरन जो है वो डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होगा, किसके साथ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, और इसलिए जो है हम इसको बचा सकते हैं कोरोजन से। तो ये तीन जो मेथड है वो है हमारे कोरोजन से प्रिवेंशन के, इन्हें अच्छे से याद रखना है। कोरोजन पर मोस्टली शॉर्ट नोट आ जाता है कि कोरोजन क्या होता है और उसके प्रिवेंशन के मेथड्स बताइए। तो ये पूरा जो कंप्लीट आपको नोट है कोरोजन का वो ध्यान रखना है और अच्छे से इसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रैंसिडिटी। नोटिस किया होगा कि जब फूड आर्टिकल्स जो है उन्हें अगर हम बाहर ऐसे ही एयर में कुछ वक्त के लिए रख देते हैं या फिर रेफ्रिजरेट करना भूल जाते हैं और उसे जो है हम ऐसे ही छोड़ देते हैं या बहुत वक्त तक वो खाना जो है वो ऐसे के ऐसे पड़ा है, तो उसमें से एक स्मेल भी आने लगती है और वो फूड आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा टेस्ट में भी जो है अनप्लेजेंट सा हो जाता है, ख़राब, उसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है और उसकी ओडर जो है उसमें जो स्मेल आने लगती है। तो ये किस वजह से होता है कि जब फूड आर्टिकल्स के अंदर जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट है, वो ऑयल और फैट जो है वो क्या करते हैं, जो एयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेते हैं और उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही उस खाने में जो है गंदी सी स्मेल भी आने लगती है और उसका टेस्ट भी जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसी फिनोमेना को जो हम कहते हैं रैंसिडिटी। तो यहाँ जो हमारा आज के लेसन का लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं और यही टॉपिक जो है वो है हमारा रैंसिडिटी। इसकी डेफिनेशन में रीड करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट टेस्ट एंड ओडर इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसका क्या मतलब है कि जो गैस रिस्पॉन्सिबल है रैंसिडिटी के लिए वो गैस कौन सी है, हमारी ऑक्सीजन गैस। इसका मतलब है कि हमें जो भी फूड आर्टिकल है उसे अगर बचाना है रैंसिड होने से तो हमें उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में कम से कम लाना होगा ताकि वो जो है ज़्यादा वक्त तक अच्छे से अपनी रियल टेस्ट और रियल ऑर्डर में रह सके। तो यहाँ पर हमें इससे प्रिवेंट करने के लिए कि भाई खाना ख़राब जल्दी ना हो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो ये जो मेथड्स टू प्रिवेंट रैंसिडिटी है वो क्या है, सबसे पहला मेथड है कि एयर टाइट कंटेनर में रखो। मतलब कि जो भी खाना हम रख रहे हैं वो क्या करें, एयर टाइट कंटेनर में रख दे कि जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो हमारे खाने के साथ रिएक्ट करे ही नहीं, उसकी कांटेक्ट में आए ही ना। अगर नहीं आएगी तो उसका जो है खाने का ऑक्सीडेशन कम होगा और उसकी वजह से रैंसिडिटी के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। सेकेंड है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। खाने को क्या करो, रेफ्रिजरेटर में रखो। ये तो हम सभी देखते हैं कि अगर खाना बच जाता है तो सबसे पहले हमें क्या कहा जाता है कि इस खाने को कहाँ पर रख दो, फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो। अब क्यों रखते हैं, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है कि रैंसिडिटी जो है वो रेफ्रिजरेशन से कैसे
कम हो जाती है। तो इसका क्या रीज़न है कि अगर लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर कम है कहीं पर, तो ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो भी बहुत कम हो जाती है। ऑक्सीडेशन की रेट अगर कम हो रही है तो रेंसिडिटी भी जाहिर सी बात है कि कम होगी। इसीलिए गर्मियों में खाना जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से रेट ऑफ ऑक्सीडेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। जबकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है और इसी वजह से ऑक्सीडेशन भी बहुत कम होता है। थर्ड जो मेथड है वो यूज़ ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या, ऐसे केमिकल्स हम डालते हैं फूड के अंदर जिससे कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाए। और वो एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है BHA, एक केमिकल होता है, और विटामिन C जो है, जो भी कंपाउंड्स है जिसके अंदर विटामिन C होगा, चाहे वो थोड़ा सा खट्टा कोई चीज़ हो, तो वो हम अगर हमारे फूड आर्टिकल में डाल रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, हमारा रेंसिडिटी के चांसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। और लास्ट जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो भी फूड आर्टिकल है अगर हमें उसकी पैकिंग करनी है तो कौन सी गैस उसमें डाली जाए, नाइट्रोजन गैस। इसका क्या रीज़न है कि नाइट्रोजन गैस डालें, ऑक्सीजन गैस की वजह से क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था खाने का और खाना जो है वो ख़राब हो रहा था। लेकिन नाइट्रोजन गैस जो है, ये नाइट्रोजन गैस क्या है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है मतलब कि जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। और अगर लेस रिएक्टिव गैस है तो इसका क्या मतलब है कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत हद तक स्लो डाउन हो जाएगा। इसीलिए हमने देखा होगा जो फूड के पैकेट्स होते हैं ना, वो जब ऐसे हवा उसके अंदर भरी हुई होती है तो वो गैस जो है वो एक्चुअल में कौन सी गैस होती है, हमारी नाइट्रोजन गैस ही होती है, क्योंकि ये जो है लेस रिएक्टिव इन नेचर है और कम रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नहीं होगा या बहुत कम रेट पर होगा, और इसलिए वो खाना जो है वो ज़्यादा वक्त तक अपने अच्छे फॉर्म में रह सकता है और रेंसिडिटी से बचाया जा सकता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स थे ये हमारे रेंसिडिटी तक सारा लेसन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हमने सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप था। अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अब जब हमारे कंसेप्ट्स कम्प्लीटली क्लियर हो गए हैं पूरे लेसन के, तो अब मैं आपको आज की वीडियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में दे रही हूँ। उनके आंसर्स आपको देने का ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताने हैं। और अगर कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बिकॉज़ हमारा ये एम है कि जब हम शुरू से स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी पढ़ाई करें कि हमें बोर्ड्स में जाके ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई पार्ट छूट गया था जब हम पढ़ रहे थे। तो इसलिए हम हर तरीके से इतना बेस्ट स्टडी करेंगे कि हमारा फाइनल में जब हम पढ़ें तो हमें लगे कि यार हमने सब कुछ कवर कर लिया, हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छूटा, हमारे सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो एब्सोल्युटली क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये पूरा लेसन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। साथ में हम पढ़ेंगे अच्छे से, रिवीजन भी आगे जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस आपको ये करना है कि चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपका क्लास 10th का साइंस का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाए। So here are the questions for your practice. These are all based on today's video. यहाँ पर हमारा लेसन भी कंप्लीट हो रहा है और आपको बहुत अच्छे से इसे पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ to ace some new concepts. Till then keep learning, keep acing and keep achieving. Don't forget to like, share and subscribe to this channel.